हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और ये जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग 66th बीपीएससी इंटरव्यू। चूंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के वेबसाइट पर 13 अप्रैल को 66वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया और रिजल्ट्स काफ़ी टाइम बाउंड मैनर में आ रहे हैं। बीपीएससी जो है काफ़ी स्पीड अप हो चुका है और इन ट्रेंड्स को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी ही इंटरव्यू वगैरह भी हो जाने हैं। तो सबसे पहले तो सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमारे पूरे परिवार स्टडी आईक्यू के तरफ से ढेर सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये मौका है आपको सेलिब्रेट करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है। एक दिन का वक्त गुजर चुका है रिजल्ट आए हुए, अब तक आप सेलिब्रेशन कर चुके होंगे। तो अब आपको वापस से अपने स्ट्रेटजी में लग जाना है कि किस तरीके से अब इंटरव्यू को टारगेट किया जाए, क्योंकि 2/3 काम आप कर चुके, 2/3 काम आपने कर दिया, प्रीलिम्स और मेंस। अब ये आखिरी चरण है और इसमें 120 मार्क्स के वैल्यू एडिशंस होते हैं, यानी ओवरऑल इंटरव्यू को 120 मार्क्स दिया गया है और इसमें आप जितना स्कोर करते हैं तो वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। और इसमें कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि 66th बीपीएससी मेंस को नहीं क्लियर कर पाए और उन्हें बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 67th प्रीलिम्स जो है वो एकदम सर पर है। तो वैसे कैंडिडेट्स जो है बिल्कुल भी क्या है कि परेशान ना हो और तंग ना हो, क्योंकि इससे क्या होगी कि आपके 67th का प्रीलिम्स है वो डिस्टर्ब होगा। तो थोड़ा सा धैर्य का जरूरत है और शांत रहिए, तटस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे चल के आपको ऑफिसर बनना है। तो वहां पर पैशेंस का होना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं होने की जरूरत है। तो अब हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको खुद के बारे में जरा बता दूं। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही सिलेक्टेड रेवेन्यू ऑफिसर हूं और मैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार में सर्व कर रहा हूं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर स्टडी आईक्यू में मैं बिहार जीके, करेंट्स अफेयर और जियोग्राफी डील करता हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं आपको गाइड करने के लिए, इंटरव्यू के लिए एक परफेक्ट पर्सन हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू को फेस किया है और मैं चयनित भी हूँ और साथ ही साथ पढ़ाने का भी काम कर रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी ये रिजल्ट है। वैसे तो आप सभी ने देख रखा है, बट मेरा यहाँ पर जो फोकस होगा वो अंतिम के कुछ पॉइंट्स पर होगा। वो ये जो है यहाँ पर, जो कि पूरे पोस्ट को बताया गया था कि कितने पोस्ट हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। तो ये पूरी सूची दी गई है और इसको आपको अच्छे से थोड़ा आकलन करने का जरूरत है। थोड़ा आप अच्छे से इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है और पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी धैर्यपूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि ये आपको तय करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। अच्छा स्कोर करके और बढ़िया से प्रेफरेंस नहीं भरे तो हो सकता है कि उतना बढ़िया आपको डिपार्टमेंट ना अलॉट हो जितना कि सेम मार्क्स लाए हुए बाकी कैंडिडेट्स को मिल सकता है। तो सीखने वाली ये बात है कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो थोड़ा धैर्य के साथ भरना चाहिए। और इसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स होते हैं जो कि किसी को फेवरेबल लग सकते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये पोस्ट बहुत अच्छा है और ये बुरा है, तो ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर आपको तय करना होता है कि आपको कौन सा पोस्ट किस तरीके से उचित लगता है। जैसे कि पुलिस सेवा बहुतों के लिए बहुत जो कह लें कि ये बेस्ट पोस्ट है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पुलिस सेवा में नहीं जाना होता है। तो क्या पुलिस सेवा अच्छा नहीं है या बुरा है या बहुत अच्छा है? ये सब कुछ जो है रिलेटिव टर्म्स है। आप समझ सकते हैं कि वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का जमाना चला गया, वो प्रीलिम्स के लिए था। अब यहाँ पर आपको बड़ी सब्जेक्टिव वे में चीज़ों को सोचना होगा और ऐसे भी बिल्कुल नहीं कि किसी का बस डिसीजन सुने और वही पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए, या किसी दोस्त से मांग लिए कि अपना प्रेफरेंस देना और कॉपी कर लेते हैं।
थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा रिसर्च करिएगा और यहाँ पर हम भी आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का जो मेरा यूजर आईडी है मैं लिख देता हूँ। अगर आप सर्च करके मुझसे कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो इंटरव्यू के रिगार्डिंग। वैसे तो यहाँ पर मेजर चीज़ों पर मैं डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके की छोटी मोटी दुविधा भी आएगी तो बेहिचक आप मुझे पिंग करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मेरा यूजर आईडी है @अभिनव BRS, मैं कैपिटल में लिख देता हूं @ लगा के। यहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं ज़रूर आपसे ये चाहता हूं कि आप कनेक्ट हो जाएं ताकि किसी भी तरीके की अगर आपको कन्फ्यूजन होगी इंटरव्यू रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मेरे से रिलेटेड टॉपिक है, कुछ पर्सनल है जो कि मुझे डिस्कस कर ही लेना चाहिए, इस पर किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, अब यहाँ पर 2 तरीके के कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे जो कि पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हों और कुछ ऐसे हैं जो कि पहले इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, सेलेक्टेड भी हैं या सेलेक्टेड नहीं हैं। तो जो फ्रेश हैं, एकदम कभी इंटरव्यू नहीं फेस किए हैं, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा दुविधाएं होंगी, कई तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में। उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है कि जो कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे, जिसके जवाब मुझे देने होंगे, उसका माध्यम क्या रहेगा। इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, प्योर इंग्लिश होगा, प्योर हिंदी, या मिक्स्ड होगा। क्या यहाँ पर मैं हाइब्रिड, जैसे जिसको आजकल इंग्लिश कहते हैं, क्या वैसा माध्यम चल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी की बात यह होती है ऑप्शनल को लेकर कि ऑप्शनल जो था हमारा, वो कभी भी मेरा रुचिकर बहुत विषय नहीं था। ऑप्शनल मैंने ले लिया था, मेंस के टाइम मेहनत करके रगड़ के पढ़ ली हमने और ठीक है मेंस क्लियर हो गया, लेकिन उसमें मेरा जो है ना कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, इंटरव्यू में मुझे फंसा ना दिया जाए। जॉब प्रोफाइल से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं अगर आप जॉब में नहीं रहे। अगर आप जॉब में रहे हैं तो, और यदि आप जॉब में नहीं रहे हैं तब भी सवाल बनते हैं कि ठीक है ग्रेजुएशन किए हुए आपको अगर कुछ लंबा वक्त हो गया तो इस वक्त को आपने कैसे यूटिलाइज किया। करेंट्स अफेयर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस समय तक के करेंट्स अफेयर आपसे पूछे जा सकते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि आप कितने अपडेट रहे हैं अपने लाइफ में। इवन न्यूज़पेपर, जो उस दिन के न्यूज़पेपर से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि क्या आज का आपने समाचार पत्र देखा है, अगर देखा है तो क्या हाइलाइट्स थे, और ऐसे भी बात की शुरुआत होती है। कन्फ्यूजन ड्रेस कोड में भी होता है लोगों को कि क्या पहन के जाना है, तो ये सब बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। गर्मी का टाइम है तो कंफर्टेबल इस तरीके के आपको ड्रेस पहन के जाने होंगे, ऑब्वियसली फॉर्मल्स ही चलते हैं। और क्या मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, किस तरीके के मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए, हम आपके लिए क्या मॉक लेकर आ रहे हैं, सब कुछ चर्चा कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस पर थोड़ा चर्चा होगा। एक ये हॉबी का जो सेक्शन है ये भी लोगों को परेशान करता है। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है तो यहाँ पर भी कई तरीके के मन में सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे। और अब बिहार, चूंकि आपको बिहार में नौकरी करनी है और यदि आप बिहार की पृष्ठभूमि से हैं तो आपको बिहार के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होगा, या जो आपने पढ़ाई की है इस दौरान आपने बिहार को थोड़े अच्छे से जाना होगा। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अन्य राज्यों से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली से आते हैं और बिहार की ग्राउंड रियलिटी को शायद वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो वहां पर बिहार रिलेटेड जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके यहां पर फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये और एक हो गया कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपने ग्रेजुएशन जो किया किस सब्जेक्ट में किया, किस कॉलेज से किया। तो कुल मिला के यही सारे पॉइंट्स हैं जहां पर लोगों को समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं। आपको बिहार में नौकरी करनी है या सेवा करना है, बिहार सरकार का सर्विस देना है आपको।
और सर्विस मतलब है कि यहाँ के मासेज को आपको सर्व करना है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर वास करते हैं। और आपको पता है कि बिहार की जो आबादी है उसकी 89% आबादी जो है वो ग्रामीण आबादी है। आपको लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, तो इसके लिए आपको बिहार के लैंग्वेज पर थोड़ा पकड़ होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट हिंदी में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करने आना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंटरव्यू फुल्ली इंग्लिश में दे सकते हैं, फुल्ली हिंदी में दे सकते हैं और इंग्लिश मोड में भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पर्सनालिटी को जाना जाता है, परखा जा रहा है। वहाँ पे माध्यम जो है ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा बैरियर नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है आपकी जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अब जैसे अगर कहीं पर आपके पिताजी से रिलेटेड सवाल आता है तो वहां पर आप पापा जैसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वहां पर फादर बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे, या माँ, मम्मा, मदर, ऐसे नहीं। मतलब थोड़ा सा जो है आपको लगना चाहिए कि हाँ, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठ के बातें हो रही हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स का यूज होना चाहिए। कैजुअल वर्ड्स से बचना चाहिए। बाकी मीडियम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब ऑप्शनल जो है ना, यहां पर ऑप्शनल 2 तरीके से मैं वर्गीकृत करके देखता हूं। पहला ये कि ऑप्शनल आपका वही है जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, और एक कि आपका ऑप्शनल जो है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से अलग है। तो जिन लोगों का ऑप्शनल पेपर उनका ग्रेजुएशन के पेपर वाला ही होता है, तो थोड़ा यहां पर उनके लिए सहूलियत है। क्यों? क्योंकि उनसे कॉमन क्वेश्चंस यहां ज्यादा पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन जियोग्राफी में है और उनकी ऑप्शनल भी जियोग्राफी है, तो यहां पर तो बहुत अच्छे से आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपने एक खास एरिया दे दिया कि आप मुझसे यहां से सवाल पूछो। लेकिन मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का, जैसे कि मेरा ही ग्रेजुएशन जो है वो केमिस्ट्री में रहा और ऑप्शनल जो था मेरा वो जियोग्राफी था। अब ऐसे सिनेरियो में क्या है, कई तरीके के क्रॉस क्वेश्चंस के चांसेज होते हैं, लेकिन ये कहीं से भी निगेटिव की तरफ आपको नहीं इशारा करते हैं कि नहीं आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपकी केमिस्ट्री में रुचि नहीं रही थी? अगर रुचि नहीं रही थी तभी तो आपको ऑप्शनल चेंज करना पड़ा। क्या आप एक सब्जेक्ट को छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे हैं? या इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। या केमिस्ट्री के नॉलेज को आपने ज्योग्राफी में कैसे अप्लाई किया? क्या आपको केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में कोई रिलेशन दिखता है? इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए आप तैयार रहें। और कोई भी जो ऑप्शनल है अगर आपने चुना है तो उसके लिए 2-4 लॉजिकल सटीक बातों को ध्यान में रखेंगे। कुछ वहां पर ऐसे ब्लफ करने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं जॉब प्रोफाइल पर। अगर आप पहले से सर्विंग हैं और बिहार गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं या भारत सरकार में सर्व कर रहे हैं किसी भी पोस्ट पे, तो यहां पर जॉब प्रोफाइल जो है आपको एक एडिशनल एडवांटेज देता है कि आपसे बहुत तरीके से बातें की जा सकती हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हैं जो कि छत्तीसगढ़ में किसी सेवा में हैं। अब वहां से बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं कि मान लीजिए, या ऐसा कह लें कि थर्मल पावर प्लांट में कोई व्यक्ति काम करते हैं और उनकी पोस्टिंग रही होगी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो यह सवाल बन सकता है कि ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप मुझे बता दीजिए या मध्य प्रदेश के बारे में बताइए। बहुत तरीके का आपने वहां पर स्कोप दे दिया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं या कह लें कि ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जॉब में पहले से नहीं रहे हैं, वो स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, तैयारी में लग गए और यहां इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। तो वहां पर जॉब प्रोफाइल वाला जो सेक्शन है वो तो उन पर अप्लाई नहीं होता है। तो इस केस में यहां पर थोड़ी आपको अपने पर्सनालिटी पर ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि आप वहां पर इंटरव्यूअर्स को थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं नॉलेज के लिए। अब आपसे वो डायरेक्टली सवाल पूछेंगे कि चलिए ठीक है, आप जॉब में नहीं हैं तो आप किस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं? जिस कॉलेज से पढ़े हैं मान लेते हैं कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रहा हो या पंडित नेहरू के नाम पे या किसी फेमस पर्सनालिटी के नाम पे या किसी खास शहर में है, तो अब उस व्यक्ति से उस शहर से सवाल बन सकता है, बेशक बनेगा।
और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो ये समझ गया कि जॉब प्रोफाइल है तो किस तरीके के जॉब में है, सरकारी, गैर सरकारी, फ्रीलांसर है, हर कुछ। और वैसे तो अगर आपके पास कुछ भी है बताने के लिए कि ठीक है आप कहीं पर इंगेज्ड हैं किसी भी फॉर्म में, अर्निंग आपकी हो सकती है बहुत कम रही हो, लेकिन फिर भी जैसे आप अपने इंगेजमेंट को बता सकते हैं, इससे थोड़ा फायदा ये मिलता है कि हाँ आप यहाँ पर अपने को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, जिसको एक आजकल ट्रेंड में है कि हम अपने पैशन को भी थोड़ा वक्त देते हैं। तो ठीक है, इस तरीके का हम शौक पालते हैं और उससे रिगार्डिंग हम कुछ काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कैटेगरी में हो सकता है कर रहे हैं। और यहाँ पर मतलब ठीक है, ये वाला सेक्शन जो है आप इसको टच कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फुल्ली नॉलेज का और प्रेजेंस ऑफ माइंड का। न्यूज वगैरह जो है आपको देख लेना होगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, खासकर इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है रशिया यूक्रेन का मसला, या जिस तरीके से इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमने श्रीलंका में देखी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से सवाल वगैरह बहुत तरीके के बन सकते हैं, और जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हों या ऑप्शनल रहा हो उनसे तो बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं, लेकिन गैर इकोनॉमिक्स वालों से भी इस तरीके के कई सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की टेस्ट है। नॉलेज की भी टेस्ट होती है, नॉलेज पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो गया। ड्रेस कोड, इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और यहाँ मॉक इंटरव्यूज की बात कर लें तो फॉर द टाइम बिंग हम अपने तरफ से आपके लिए मॉक इंटरव्यूज नहीं डिलीवर कर रहे हैं। हम अभी आगे आने वाले समय में हम आपके लिए मॉक इंटरव्यूज का भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन फॉर 66th बीपीएससी इंटरव्यू हमारे प्लेटफॉर्म से मॉक इंटरव्यूज नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मॉक्स आप जहां भी दें इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर आपको सही ढंग से इवेल्युएट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मॉक्स इंटरव्यूज होते हैं जो लोग बैठते हैं पैनल में, बहुत अधिक नॉलेज नहीं होल्ड करते हैं, या कई बार वो अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज में इतना घुस जाते हैं कि वो सही ढंग का इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर जो काफ़ी रिलायबल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उन्हीं जगहों को आपको टच करना है। अगर आपके संपर्क में ऑफिसर्स वगैरह हैं तो अच्छी बात है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, सीनियर्स वगैरह से। नहीं तो मैं इतना करूंगा कि अपने टेलीग्राम चैनल पर एक विस्तृत नोट्स बना दूंगा कि हाँ ये जो पोस्ट है इसमें ये एडवांटेज है मोर और लेस, और इसमें ये डिसएडवांटेज है, पोस्टिंग किस तरीके की होती है, क्या कार्य होता है, इस तरीके से। लेकिन अभी बहुत इमीडिएटली नहीं, कुछ समय बाद ही मैं ये कर पाऊंगा। यहाँ जो हॉबी का सेक्शन है थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका पृष्ठभूमि जो है बिहार से है, तो यहाँ पर बचपन में ही कई बार एस्पिरेंट्स बचपन में ही बन जाते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपको आगे चल के सिविल सर्वेंट बनना है और पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं है, केवल पढ़ाई करनी है। तो ऐसी यहाँ अपब्रिंगिंग है कि बहुत बार कुछ बच्चों का हॉबी ही नहीं होता है। ये एक फैक्ट है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हॉबी होती है ड्राइंग में, पेंटिंग में, पढ़ाने में, साइकिलिंग में, योगा, एक्सरसाइज, पौधा लगाने में, या फिर जानवरों को पालने पोसने में, खाना बनाने में, कई तरीके के हॉबीज हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई ऐसा हॉबी नहीं है। ये हार्श रियलिटी है, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर का भी मुझे याद है, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि हॉबी में मैं क्या डाल दूं। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि आप हॉबी में क्या डाल दें। कोई भी अगर आप सब चीज में थोड़ा भी दिलचस्पी रखते हैं, या क्रिकेट में अगर हम है खेल में रखते हैं, तो बहुत अच्छे से उसके बारे में नॉलेज होल्ड कर लीजिएगा। और बहुत घिसा पीटा टाइप का ऐसे आप कुछ भी बोल दें बोलने के लिए, तो ये सही बात नहीं होगा। क्योंकि हॉबी वगैरह पर भी कभी बहुत लंबा इंटरव्यू खींच जाता है, कई तरीके के सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपने कभी किसी चीज में पढ़ाई के सिवा दिलचस्पी ना दिखाई हो, तो वहां पर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जैसे कि गार्डनिंग वगैरह है, इसके बारे में आप बहुत अच्छा खासा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा पेड़ पौधों के बारे में आपको नॉलेज होगा। 10-20 पौधों के आप नाम एटलीस्ट जान सकते हैं, कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह की जाती है।
बगानी, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर खाना वाना बनाने का शौक हो तो ये भी एक अच्छा सेक्शन होता है। थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लें फूड आइटम्स के बारे में, कुछ फेमस शेफ के बारे में, इस तरीके से। और यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट को मैं खास तौर पर कहूँगा कि उनकी हॉबी जो है वो कुकिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप अगर कुकिंग एज हॉबी बताते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ऑब्वियस सा सवाल आता है कि खाना बनाना और शौक से खाना बनाना, इसमें क्या आप डिफरेंस देखती हैं। मेरा ये सलाह होगा गर्ल्स के लिए कि हॉबी जो है वो आप कुकिंग ना दें, उसके जगह पर आप कुछ और हॉबी जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की जो है वेरिफिकेशन वो उसी दिन होती है, इंटरव्यू से पहले की जाती है। आपको 2-3 घंटे पहले बुला लिया जाता है और फिर वहाँ पर, क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक वगैरह का टाइम था तो पहले कोविड टेस्ट हो जाता था। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 by 1 बुलाया जाता है। एक पूरी की पूरी क्रॉस लिस्ट दे दी जाती है कि आप देख लें कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और जो फॉर्म भरते समय अगर आपने जो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दे रखा है उसी से मिलान किया जाता है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं और हर एक ओरिजिनल का 2 सेपरेट कॉपी जेरोक्स जो है वो भी ले जाना होता है। तो पहले से ही आप इस तरीके से अरेंज करके जाएंगे ताकि उस समय पैनिक वाली सिचुएशन ना हो। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से तैयार कर लें। जिन लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, और जैसे खास तौर पर ओबीसी वगैरह में अगर 1 साल से पुराना होता है तो फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। तो वह सब कुछ जो है अपने से आप करके रखें ताकि इन आवर में है उस दिन डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या आ जाए और आप पैनिक हो, ऐसा सिचुएशन ना हो। ठीक, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के जस्ट बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस समय बहुत ही ज़्यादा कूल रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ जो है सही से अरेंज कर लें। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी कॉलेज की डिग्री जो है वो निकलवाए नहीं होते हैं कि ठीक है जब जरूरत होगा निकलवा लेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि आप पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह निकलवा लें। और ये जो सेक्शन है बिहार जीके का, बिहार को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बिहार के स्टैटिक सेक्शन को भी देख लीजिएगा, बिहार के डायनेमिक सेक्शन को, यानी कि जो करेंट्स अफेयर हैं उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर बिहार के बारे में जानने का मतलब हुआ कि थोड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, या इस तरीके से भी कि कितने जिले हैं, कितने यहाँ सब डिवीजन हैं, कितने यहाँ पर डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, कितने सर्कल्स हैं, कितने पंचायत्स हैं, नॉर्थ बिहार में कितने जिले, साउथ बिहार में कितने जिले, गंगा नदी कितने जिलों को टच करती है, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं, झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और इस तरीके से कि जो सबसे गर्म जिला कौन सा है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है, जूट की खेती कहाँ होती है, बालूसुंदरी मिट्टी कहाँ मिलती है। इस तरीके से बिहार की बोली वगैरह पर, ठीक है, कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। तो इन बोलियों के बारे में, जो हमारा अपना आर्ट है, जो कल्चर है, पर्व त्योहार तीज हैं, इनके बारे में अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा। बिहार विभूतियों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, आज के परिवेश में जो फेमस पर्सन्स हैं बिहार से, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपना और बिहार का जो है नाम रोशन कर रहे हैं, फिल्म जगत हो या खेल जगत हो, हर जगह उनके बारे में भी एम्पल नॉलेज इकट्ठा कर लीजिएगा। वैसे तो बीपीएससी में इंटरव्यू पैनल में आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि नाम, या आप किस जगह से आते हैं, या किस जाति या समुदाय से आप बिलोंग करते हैं। लेकिन फिर भी आप थोड़े से अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से जान लेंगे, या फिर जिस स्कूल से आपने पढ़ाई वगैरह की है उसके बारे में अगर कुछ उसका हिस्ट्री रहा है। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ा हो, तो डीए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का, क्योंकि ये आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के तरफ इशारा करता है। एंग्लो वैदिक का क्या मतलब हुआ, ठीक है, डीएवी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब यहाँ पर जब एक बार आर्य समाज का नाम आ सकता है तो वहाँ पर बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। जस्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अगर
आपने मास्टर्स कर रखा है, आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो इन चीज़ों को बताने से कतई ना घबराएं, जरूर मेंशन करिए, इसका बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और यही सारी बातें हैं जिस पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और ये जो थोड़ा समय है, ट्रांजिशन का टाइम है, क्योंकि अभी आप बीपीएससी के लिए इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में 3 हफ्ते बाद बीपीएससी 67वीं के प्रीलिम्स का भी डेट है। तो आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि वापिस से प्रीलिम्स को भी देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको टाइम को बैलेंस करना होगा। प्रीलिम्स के लिए भी देखिए और इंटरव्यू के लिए भी देखिए। प्रायोरिटी जो है वो अभी इंटरव्यू कर दीजिए, लेकिन हाँ इक्वल फोकस प्रीलिम्स पर भी रखिए, क्योंकि जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक सेलेक्टेड माना नहीं जाना चाहिए। और ये किसी भी तरीके का नकारात्मक सोच नहीं है, जिस तरीके का परिवेश है, तो यहाँ पर आपको हर प्लेटफॉर्म पर जो है ना अपने को तैयार रखना पड़ता है। और जब मैं प्रिपरेशन में था तो एक समय मैं बीपीएससी का इंटरव्यू देके रिजल्ट का वेट कर रहा था, और उसी समय मैंने एक मेंस लिख रखा था और उस मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा था और एक प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहा था। तो इस तरीके से ट्रांजिशंस चलते रहते हैं। आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको एक बढ़िया पोस्ट मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे तो अपग्रेड करने का अवसर है ही। तो यही सारी बातें हैं। ऑल द बेस्ट। और जैसे भी आपको लगे कि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बेहिचक पूछिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर अब हिचक ना रहे आपके मन में। सारे जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब मिलने चाहिए, और तभी जो है आप अपने को वहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप कितने वहाँ पर ऑनेस्ट हैं ये बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।